हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पोस्ट वैदिक पीरियड। आपको बता देता हूँ, उससे पहले मैं वैदिक एज के ऊपर, वैदिक पीरियड के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो वीडियो है हमारी वो पोस्ट वैदिक टाइम के ऊपर होने वाली है कि जो वैदिक एज थी उसके बाद की जो पॉलिटी, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी इंडिया की, इस बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं द राइज ऑफ जनपद एंड महाजनपद। जैसा कि हमने वैदिक एज में पढ़ा था कि वैदिक एज का जो टाइम पीरियड था वो 1500 बीसी से 600 बीसी तक का था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने लगे थे। वैदिक पीरियड की जो हमने पॉलिटी पढ़ी थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि उस टाइम पर एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं होती थी। ट्राइबल्स और जो असेंबलीज हुआ करती थी, ट्राइबल चीफ हुआ करते थे। तो कुल मिलाकर बात ये थी कि वैदिक टाइम पीरियड में कोई बड़ा साम्राज्य नहीं हुआ करता था। छोटे छोटे ट्राइब से छोटी छोटी असेंबलीज बनी होती थी जो कि उनके ट्राइबल चीफ के द्वारा हैंडल की जाती थी। लेकिन अब क्या था, पोस्ट वैदिक पीरियड के अंदर छोटे छोटे जनपद जो थे वो अब महाजनपद में कन्वर्ट हो रहे थे। मतलब जो छोटे छोटे राज्य थे, ट्राइब्स थी, वो धीरे धीरे बड़े बड़े राज्यों में और धीरे धीरे साम्राज्यों के बीच में कन्वर्ट होते जा रहे थे। तो अब यहाँ से क्या था, राइज ऑफ महाजनपद का कंसेप्ट शुरू हुआ। महाजनपद मतलब बड़े बड़े जो राज्य थे वो इमर्ज होना शुरू हुए और टोटल 16 महाजनपद निकल कर आए। इनमें से कुछ पावरफुल थे, जैसे कुरु था, पांचाल, अवंती जो और मगध काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये सारे जो महाजनपद थे ये इमर्ज होकर आ रहे थे, पावरफुल थे, टोटल 16 थे। और इन सभी महाजनपद के बीच में लड़ाई चलती रही और फाइनली इन सभी महाजनपद में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पावरफुल जो महाजनपद निकल कर आया उसका नाम था मगध। तो यहीं से हम दूसरा इसकी हेडिंग शुरू होती है, द राइज ऑफ मगध एम्पायर। जैसा कि अभी आपको बताया कि जो 16 महाजनपद थे उसमें से मगध जो है सबसे पावरफुल और विक्टोरियस इमर्ज होकर आया। अब हम मगध का आज के टाइम पे हम देखिए, जो मगध है उसकी कैपिटल जो है पहले राजगिरी हुआ करती थी, बाद में पाटलिपुत्र कर दी गई। आज के हम कंटेम्प्रेरी इंडिया में देखें तो बिहार के अंदर थी और ये करीब करीब काफ़ी हद तक नॉर्थ इंडिया को कवर अप करती थी। मगध एम्पायर के अंदर काफ़ी सारे रूलर्स आते गए जो इस एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्सपेंड करते गए। अब यहाँ पर पढ़ते हैं हम कि रीजंस क्या थे, कारण क्या थे जिसकी वजह से मगध एम्पायर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो कुछ बेसिक और सिंपल रीजंस की हम बात करते हैं। सबसे पहला रीज़न तो यही था, एम्बिशियस रूलर्स। जो मगध एम्पायर के अंदर जितने भी अलग अलग डायनेस्टीज़ के जो राजा आए वो इतने स्ट्रॉन्ग थे और इतने ज़्यादा एम्बिशियस, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हुआ करते थे, जो किसी भी हालत में अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए तैयार थे। और साम्राज्य को बढ़ाने के दो तरीके थे उनके पास। पहला मैट्रिमोनियल अलायंस, दूसरा एनेक्सेशन। पहला तरीका था कि आप शादी विवाह करके अपने साम्राज्य को एक्सपेंड करें, जो पड़ोसी साम्राज्य है उनसे शादी विवाह करके जो है अपने साम्राज्य को बढ़ाएं, उनको अपने रिश्तेदार बनाकर। और दूसरा तरीका था एनेक्सेशन, किसी दूसरे साम्राज्य पे हमला करके उसको हराकर अपने साथ जोड़ लेना। तो एम्बिशियस रूलर्स थे काफ़ी सारे जिन्होंने मगध एम्पायर को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया। दूसरा है नेचुरल रिसोर्सेज। जो मगध एम्पायर था उसका जो लैंडमास था काफ़ी फर्टाइल जो है ज़मीन थी उसकी, तो खेती बाड़ी की भी कोई कमी नहीं थी। और इसके अलावा खेती बाड़ी के साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत सारे थे उनके पास। तो नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा थे, मगध को किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी, जो उसके एम्पायर को और ज़्यादा मजबूत करने में मदद करते थे। तीसरा रीज़न हम पढ़ते हैं तो वो है आयरन ओर्स। जो है उनके पास मगध एम्पायर के अंदर लोहे की खदानें भी काफ़ी सारी थी और जो आयरन ओर थे वो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूव होते थे। किस नज़रिए से? फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मेकिंग वेपन्स। हथियारों को बनाने के लोहे की ज़रूरत होती थी और लोहे के काफ़ी सारी खदानें मगध एम्पायर के अंदर पाई गई थी। और उसके अलावा अगले रीज़न की बात करते हैं तो वो था गोल्ड माइंस। उनके पास सोने की खदानें भी बहुत सारी पाई गई थी। स्पेशली साउथ की तरफ अगर आप जाओगे तो स्वर्णगिरी नाम से जो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर था मगध एम्पायर के अंदर आता था, तो स्वर्णगिरी के अंदर सोने की भी काफ़ी सारी खदानें पाई गई थी। तो गोल्ड की भी कोई कमी नहीं थी और गोल्ड के कॉइन्स भी प्रचलन में थे, जो उनकी बताता है कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी।
नेक्स्ट रीज़न की बात करें तो वो है स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी। जो मगध एम्पायर था उनकी जो आर्मी थी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और हमेशा तैयार रहती थी लड़ने के लिए। करीब करीब 6-6.5 लाख की उनकी स्टैंडिंग आर्मी थी मगध एम्पायर की, और जिसके अंदर हाथी, घोड़े, रथ और इन्फेंट्री मतलब पैदल सैनिक सभी लोग शामिल थे। तो काफ़ी मजबूत आर्मी थी। अगले रीज़न की बात करते हैं तो वो है ग्रोथ इन ट्रेड। व्यापार भी काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होता था मगध एम्पायर के लिए, और उनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रिलेशन भी थे दुनिया के बाकी किंगडम्स के साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, तो बहुत सारी चीज़ों को वो बाहर एक्सपोर्ट किया करते थे। और ट्रेड को और ज़्यादा सेफ बनाने के लिए और फ्रूटफुल बनाने के लिए, फ़ायदेमंद बनाने के लिए जो मिलिट्री थी उनकी मगध एम्पायर की, उनको ट्रेड रूट्स को सेफगार्ड करने के लिए लगा दिया जाता था। तो सैनिक रहते थे उनके जो है व्यापार मार्ग को सुरक्षा देने के लिए, जिसकी वजह से उनका कोई भी नुकसान नहीं होता था और व्यापार काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा था, जिसकी वजह से मगध एम्पायर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। लास्ट रीज़न है द सिंबल ऑफ पावर। मगध एम्पायर जो है वो एक सिंबल ऑफ पावर बन चुका था, एक शक्ति और सत्ता का केंद्र बन चुका था दुनिया की नज़रों के अंदर, जिसकी वजह से कोई भी फॉरेन इन्वेडर, कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत की तरफ आगे एडवांस नहीं हुआ, भारत की तरफ उसने आक्रमण करने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। तो ये सभी रीजंस थे जिसकी वजह से मगध जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रॉस्पेरस ग्रो करता जा रहा था। आगे हम सोशो इकोनॉमिक चेंजेस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी आसान भाषा में। तो आप जिस भी सेमेस्टर में हैं या फिर जिस भी क्लास में हैं उसके अकॉर्डिंगली आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड क्लासेस या पेड नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में। सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस की बात करें तो वैदिक पीरियड के कंपैरेटिवली काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी थी। सबसे पहले तो ये समझिए कि जो मेन ऑक्यूपेशन था लोगों का वो पहले भी एग्रीकल्चर था, अब भी एग्रीकल्चर था, लेकिन टेक्नोलॉजीज़ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके थे। बहुत सारी नई नई क्रॉप्स को भी इंट्रोड्यूस किया जा चुका था इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। उसके अलावा आगे बात करते हैं ट्रेड की, तो ट्रेड काफ़ी हद तक फ्लोरिश कर चुका था। और अब जो है वैदिक कल्चर के कंपैरिजन में अब अगर देखा जाए पोस्ट वैदिक टाइम में तो प्रॉपर नेटवर्क बिछ चुका था, प्रॉपर नेटवर्क बन चुका था पूरे सब कॉन्टिनेंट में व्यापार को लेने और ले जाने के लिए, दोनों तरीके से, पहला रोडवेज के तरीके से भी और दूसरा वाटरवेज के तरीके से भी। तो प्रॉपर नेटवर्क फ्लोरिश कर चुका था, पनप चुका था, फल फूल चुका था, जो कि व्यापार को और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा था इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। और अब जो है बुलक कार्ट्स को लेकर भी जो है कारपेंट्री भी आ चुकी थी। कारपेंट्री तो हालांकि वैदिक टाइम पर ही आ चुकी थी, लेकिन अब जो है बुलक कार्ट्स का इस्तेमाल भी किया जाने लगा था। और उसके अलावा बाकी बात करें, अब जो है श्रेणीज और गिल्ड्स भी बन चुके थे, मतलब संगठन भी बनने शुरू हो रहे थे। जैसे कि आप इसको आसान भाषा में समझ सकते हो कि यूनियंस भी बनने शुरू हो रहे थे, कि जो है मर्चेंट्स का, ट्रेडर्स का अलग यूनियन होता था, वॉशरमैन्स का अलग यूनियन होता था, ब्लैक स्मिथ्स का, गोल्ड स्मिथ्स का अलग यूनियन होता था। अब जो है गिल्ड्स और श्रेणीज भी बनना शुरू हो चुके थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर सोशल चेंज की हम बात करें तो वो है रिजिड वर्ना सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड। इसको समझिए, वर्ना सिस्टम क्या होता है सबसे पहले जानिए। वर्ना सिस्टम के ऊपर भी एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और काफ़ी आसान भाषा में वीडियो है। यहाँ पर क्या है, वर्ना सिस्टम जो था, हालांकि इस सिस्टम को लेटर वैदिक टाइम पीरियड में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लेकिन लेटर वैदिक टाइम पीरियड में वर्ना सिस्टम इतना ज़्यादा रिजिड नहीं था, मतलब कठोरता से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। लेकिन अब जो है पोस्ट वैदिक कल्चर में, पोस्ट वैदिक पीरियड में ये जो वर्ना सिस्टम था उसको बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जा चुका था, जिसकी वजह से समाज के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे। और स्पेशली अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो डिफरेंसेस थे वो शूद्राज के लिए थे। शूद्राज वाले जो लोग थे, कैटेगरी के लोग थे, उनको काफ़ी ज़्यादा समाज से अलग किया जा चुका था, इवन उनको अनटचेबल्स के तौर पर भी समझा जाता था। अब लास्ट में बात करते हैं रिलीजियस चेंजेस की। तो धार्मिक तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा
नई चीज़ें और नए कल्चर्स आ चुके थे समाज के अंदर। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो वर्ना सिस्टम था वो बहुत कठोरता से, बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट हो चुका था, तो उसको लेकर अपोज भी समाज के अंदर बढ़ता जा रहा था, उसको लेकर डिसकंटेंट भी समाज के अंदर, मतलब लोग काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे इस सिस्टम को लेकर। इसीलिए इसी की वजह से एक नए चीज़ों को जन्म मिला, कुछ नए प्रिंसिपल्स कल्चर्स को जन्म मिला, वो था द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चेंज था, रिलीजियस चेंज था पोस्ट वैदिक पीरियड के अंदर। और जैनिज्म और बुद्धिज़्म को लाने वाले भी, इनको प्रमोट करने वाले भी इनके दौरान जो लीडर्स थे, जो रूलर्स थे, उन्होंने शुरुआत की। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे ज़्यादा जो फ्लोरिश है इनको मॉडर्न टाइम्स में किया गया, जैनिज्म को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया मॉडर्न्स के जो रूलर्स थे, और स्पेशली बुद्धिज़्म को जो है ग्रेट अशोक थे, उन्होंने बुद्धिज़्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया, जिसकी वजह से रिलीजियस चेंज भी समाज के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। तो ये पूरा टॉपिक था पोस्ट वैदिक पीरियड के बारे में, जिसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को मैंने आपको डिटेल में समझाया। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही आसान भाषा में वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।